जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी का यह अब 2 सेट आएगा, एक प्लेटफॉर्म का देंगे और एक एडिटोरिया का, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यह एडिटोरिया का वॉल्यूम 1। पहले वॉल्यूम 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम 2 पर चलेंगे, ठीक है। समय बहुत कम है, तो जितना आप रिविजन कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। और यह विशेष जानकारी के लिए, ठीक है, आप मेरा अगर ब्लूसेंट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर यानी कि मंगलवार से, ठीक है। वह ज्ञानदीप लाल कोठी भिखना पारे में स्टार्ट होगा। आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और यह आज हम लोग एडिटोरिया का सेट नंबर 1 करेंगे, सेट नंबर 2 करेंगे। सेट नंबर 1 इसके पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मुद्रा सभी परिसंपत्ति में सबसे तरल है, क्यों? तो यह मुद्रा जो है सभी परिसंपत्ति में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से यह स्वीकार्य है। सार्वभौमिक रूप से क्या है? यह स्वीकार्य है। मुद्रा सभी प्रकार की परिसंपत्ति में सबसे तरल संपत्ति इस अर्थ में है कि यह सार्वभौमिक रूप से क्या है? स्वीकार्य है और इसका किसी दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 2। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जाना जाता है बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यह बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है और पूंजी अर्थव्यवस्था का जो विशेषता है, यह बाजार के लिए जो है उत्पादन और उत्पादन के कारणों का निजी स्वामित्व और यह पूंजी का निरंतर संचय, ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है कि सागरमाला परियोजना से जो है यह भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? यह सागरमाला परियोजना जो है यह किससे संबंधित है? यह सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए तथा आधुनिकीकरण से संबंधित है, यानी इसका संबंध है बंदरगाह क्षेत्र से। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो यह भारत में कृषि आय की गणना किया जाता है उत्पादन विधि द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, उत्पादन विधि। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, वन, खाने, चारागाह, मत्स्य आदि की गणना जो है यह उत्पादन विधि द्वारा ही किया जाता है तथा उद्योग, व्यापार, परिवहन सेवाएं और घरेलू सेवाएं आदि की गणना जो है यह आय विधि द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोनों को, ठीक है। यानी कृषि, वन, खाने, चारागाह, मत्स्य, इसका जो गणना किया जाता है उत्पादन विधि द्वारा, जबकि उद्योग, व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं और घरेलू सेवाएं का गणना जो है यह आय विधि से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अभी अब रीजनिंग का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 56। कह रहा है कि टाटा IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? तो टाटा IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? तो इसका राइट आंसर होगा जॉस बटलर, ठीक है। जॉस बटलर, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जॉस बटलर ने यह टाटा IPL 2022 में सबसे अधिक रन जो कि 863, कितना? 863 बनाकर यह ऑरेंज कप जीता। यह किसने जीता? जॉस बटलर ने, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह खिलाड़ी है राजस्थान रॉयल्स का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना शुभारंभ किया गया था? यह लोक मिलनी योजना की बात करते हैं, यह किसने शुरू किया था? तो लोक मिलनी योजना यह पंजाब सरकार ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो लोक मिलनी योजना का शुभारंभ पंजाब सरकार द्वारा किया गया और यह जनसंपर्क कार्यक्रम है जो कि जन शिकायत के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया था, लोक मिलनी योजना। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस आप लोग जानते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2022 का जो थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर,
वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये इसका थीम था 2022 का। अगला क्वेश्चन है करें कि उबेर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो यह उबेर कप का विजेता यह कौन है? यह दक्षिण कोरिया, इसको ध्यान में रखिएगा। 2022 में वे उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर किया था, तो चीन इसमें हार गया था। और उबेर कप जो 2022 का आयोजन हुआ था यह थाईलैंड में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह दक्षिण कोरिया का यह उबेर कप दूसरा खिताब जो है इसने जीता है, याद रखिएगा कि इसका आयोजन जो है यह कहाँ पर हुआ? यह थाईलैंड में हुआ और विजेता रहा दक्षिण कोरिया, उप विजेता चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना वह कौन बना? तो यह गोवा बना, याद रखिएगा गोवा, ठीक है। गोवा 100%, ठीक है, सफलतापूर्वक 100% देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य जो बना वह गोवा बना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका पीडीएफ जिसको भी प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स पर ज्वाइन करें, वहां पर सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है करें कि हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुना गया? तो यह सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुना गया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सोमालिया का। सोमालिया की राजधानी जो है यह मोगादिशु है। कहाँ है? यह मोगादिशु, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 62। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर घर जो है नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा अपना प्यारा भारत ने। यह विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया किसने? यह भारत ने, इसको ध्यान में रखिएगा। कह कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दुर्गापुर में, कहां पर? दुर्गापुर में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी सौर वृक्ष स्थापित किया गया। कहां पर किया गया? तो यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। विज्ञान करें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CSIR और CMII, ठीक है, द्वारा जो है विकसित किया गया। और इस सोलर ट्री से लगभग जो है 11.5 किलोवाट बिजली उत्पन्न किया जा सकेगा। कितना? 11.5 यानी कि 11.5 किलोवाट, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 64। सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान जो है नवाचार सूचकांक में यह 46वां रहा, ठीक है, 46वां। याद रखिएगा कि यह भारत का स्थान जो रहा यह 46वां रहा। और सूचकांक में प्रथम स्थान की बात करें यह स्विट्जरलैंड का रहा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अंतिम स्थान रहा था यह यमन का। नेक्स्ट है भारत में कब तक यह औसत अनुमानित आयु जो है 70 वर्ष करने का लक्ष्य हासिल करेगा? यह 2025 तक, ठीक है, 2025 तक यह अनुमानित आयु अभी जो है यह 67.5 यानी कि औसत अनुमानित आयु जो है 67.5 वर्ष है और 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 66। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ का यह चुंबकीय गुण जो होता है वह क्या होता है? यह ऋणात्मक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ के देखिए गुण क्या क्या होता है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को क्षण को चुंबक के ध्रुव N या S के यह मध्य रखा जाता है तो यह प्रति चुंबकीय पदार्थ अपने गुण के कारण स्वतः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थापित हो जाता है। पहला पॉइंट है। दूसरा है कि इनका चुंबकित होने की प्रवृत्ति क्या होती है? यह ऋणात्मक होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक है
कार्बन डाइसल्फाइड का, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड का याद रखिएगा, कार्बन डाइसल्फाइड का जो अपवर्तनांक होता है 1.628 होता है, कांच का होता है 1.52, जल का अपवर्तनांक जो होगा 1.33, बेंजीन का होता है 1.501 और ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन का होता है 1.473। इसका राइट आंसर सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? कार्बन डाइसल्फाइड का, इसमें ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 67 के बाद 68, करें किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो देखिए चालक का तापमान या प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है? तो यह प्रतिरोध या बढ़ने से, प्रतिरोध जो है चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि बात करते हैं कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। और ताप के बढ़ने से अचालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि चालक में जब प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा, अर्धचालक में यह तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। और अचालक है जो, यह अचालक मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि जो है जिससे विद्युत पास ना हो सके, उसमें अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट है पायरोमीटर, निम्नलिखित को मापने में प्रयोग लाया जाता है। तो पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च तापमान, ठीक है, पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस से यह अधिक के तापमान को मापा जाता है और इसी से ही सूर्य के तापमान भी मापा जाता है पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह सिद्धांत स्टीफन के नियम पर कार्य करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न को ध्यान से, 69 के बाद 70 है ना, हाँ 70 नंबर, करे कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दाब ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है क्या? तो उसे कहते हैं हिमांक बिंदु कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए किए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करे कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के किए जो है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि मध्यमान स्थितिज में गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। मध्यमान स्थितिज में क्या होता है? इसका गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और मध्यमान स्थिति से गुजरने पर क्या होगा? उस पर कोई बल जो है कार्य नहीं कर सकता और वहां पर त्वरण क्या हो जाता है? शून्य होता है। वेग यहाँ पर मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी अधिकतम होगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होता है? शून्य होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो होती है वह क्या होती है? यह अनुप्रस्थ तरंगें होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल के पृष्ठ पर जो उठने वाले लहर होता है वह अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस और यह द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है और द्रव के भीतरी एवं गैसों में यह अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के संबंध में यह कौन सा कथन सही है? यह प्रतिबिंब रेटिना पर बनना, ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनना निकट दृष्टि दोष का कारण हो सकता है। नेत्र लेंस की मोटाई जो है बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की मोटाई क्या होता है? यहाँ करें कि कौन सा कथन गलत है ना, तो गलत कथन कौन सा है? प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के बनने के बजाय उससे पहले या आगे ही बन जाता है। यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए नेत्र की लेंस की जो मोटाई वह बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी यह कम हो जाती है और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। ये सब इसका क्या है? सही आंसर है। लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर उससे पहले बन जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? यह समस्थानिक कैंसर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कोबाल्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी।
कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग यह कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यह बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 75, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से यह कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, ठीक है। डेंगू का कारण होता है क्या? डेंगू वायरस के कारण होता है। और रेबीज की बात करते हैं तो रेबीज भी क्या होता है? वायरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 75 के बाद 76, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देगा? यह सिनकोना का एक छाल से देता है, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न, करेक्ट कि ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन जो है यह B12 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 78, करेक्ट कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन करा गलत है? इसमें रिक्तियां उपस्थित नहीं होती है, यह कथन गलत है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तियां उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में यह 80S प्रकार के राइबोसोम भी होते हैं। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन भी होती है। इसमें श्वसन तंत्र या माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ये सब कथन क्या है? और इसमें लैंगिक जनन भी होता है और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन करें कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा यह किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा यह शरीर से उष्मा की क्षति का, शरीर से उष्मा की क्षति का। इसलिए देखिएगा कि मोटे लोग को जो है ना यह गर्मी बहुत लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा शरीर से उष्मा की क्षति को क्या करता है? यह अवरोध करता है, उसका क्षति नहीं होने देता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? यह फ्रक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रक्टोज फल में पाए जाने वाले एक मोनोसैकेराइड क्या है? शर्करा है, जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा और इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज यह दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? यह सभी प्रोटीनों का नाइट्रोजन क्या होता है? अनिवार्य घटक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सत्य फल है? कौन सा जो है सत्य फल है? तो जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे कि आम हो गया, अंगूर हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या होता है? यह आपका सत्य फल होता है और इसमें आम आपका राइट आंसर होगा, जबकि सेब और नाशपाती ये सब असत्य फसल है, असत्य फल है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह कि कोशिका सिद्धांत यह रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था। कोशिका सिद्धांत जो है यह स्लाइडन और स्वान ने दिया था और कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, इसको ध्यान में रखिएगा। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे, इंसुलिन का विलियम बेंटिंग और बेस्ट और रक्त परिसंचरण का विलियम हार्वे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 36, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो उसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन की संख्या होगा वह क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो 36 माइनस 17 करेंगे तो कितना होगा? 19, और 19 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 85, करें कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, करें कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह। जैसे कि आपका होता क्या, अधिकांश द्रव जो विद्युत चालन करने में समर्थ होते हैं वे अम्ल, क्षार तथा लवण के जलीय विलयन होता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
नमक NaCl, ये सब में क्या होता है, यह द्रव, अम्ल, क्षारक और लवण के जो है क्या होता है, मिश्रण होता है, विलयन होता है। नेक्स्ट ओजोन ऑक्सीजन एक है, ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन एक है क्या, तो ओजोन ऑक्सीजन जो है एक अपरूप है, ठीक है, अपरूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन यह का एक अपरूप है। जो ओजोन एक गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकता है, और यह एक त्रिपरमाणुविक होती है, अर्थात ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु क्या होती है, संयुक्त होती है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 88, निम्नलिखित में से किसका यह ज्वलन ताप सबसे निम्न होती है, यानी सबसे कम होता है, तो जिसका न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ हो जाता है वह उसका न्यूनतम ताप पदार्थ का ज्वलन कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। तो यहाँ सबसे जो है यानी कि सबसे कम ताप पर पेट्रोल क्या होगा, जलना शुरू कर देगा, तो सबसे कम ज्वलन ताप जो होगा वह पेट्रोल का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 89, ठीक है, 89 नंबर ध्यान से देखिएगा, करें कि चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप यह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह रेडियो आइसोटोप जो है वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो फास्फोरस, ठीक है, रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग यह चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 90, करें कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं, तो एक या अधिक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है और मैथ देखते हैं कहाँ तक है, उसके बाद चलते हैं जीएस पे। फिर चलिए 116 तक आपका मैथ था, उसके बाद आगे चलते हैं 116 से। करें कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह विभिन्न प्रांतों के यह विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, और कुल सदस्य की संख्या जो है यह 389 थे। कितना थे, 389, जिसमें 296 जो था वह ब्रिटिश प्रांत था और 93 देसी रियासत से थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब 296 जो ब्रिटिश प्रांत से था उसमें जो है राज्य प्रांत से 292 और 4 जो है कमिश्नरी से था, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेट यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो निजी स्वतंत्रता का आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है करें कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है, तो यह नामित किया जा सकता है भारत के यानी कि 12 सदस्य, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अधीन राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य और लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को जो है यह नामित कर सकता था, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय का 2 को मनोनीत करता था उसको समाप्त कर दिया, नहीं तो इसका आंसर 14 होता, लेकिन वह प्रावधान अब क्या हो गया, आंग्ल भारतीय का खत्म हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ 12। नेक्स्ट है कह कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी अब बुलाता कौन है, तो बुलाता है जो है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करता है वह कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। और अध्यक्षता जो करता है यह अनुच्छेद 118 के 4 के तहत, और यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है करें कि वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है, तो वह वे मंत्री होगा, ठीक है, वे मंत्री होगा जो राज्यसभा का सदस्य है, ताकि वह जो है लोकसभा में बोल सकता है और राज्यसभा में भी बोल सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, करें कि भारतीय संविधान कि किस संशोधन अधिनियम के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है यह 62 वर्ष से कितना कर दिए थे, 60 से जो है 62 वर्ष कर दिया। तो यह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 62 कर दिया। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करता है? यह लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कौन सा जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? यह कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था राज्य सूची का यह विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है, जबकि स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा लोकोपयोगी सेवाएं आदि 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा यह स्थानीय सरकार के मामला है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अजात शत्रु यह किस वंश से संबंधित है? यह अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित है और अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और अजात शत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने किया था। इसको भी दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोटस की पहचान यह मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? यह विलियम जोन्स ने किया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट का है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव और इन्होंने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल यह मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 127, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक क्या था, खैराती अस्पताल था और इस अस्पताल में पहले भारतीय शासक था जिन्होंने राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था किया था और इसमें मुफ्त इलाज करवाया जाता था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 128, करें कि तबकात ए नासरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक है यह मिनहाजुल सिराज है, ठीक है, मिनहाजुल सिराज। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? यह अकबर के राज दरबारी थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग के स्थापना से संबंधित नहीं है? कौन जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं है? यह टी.एस. अलकाट इससे संबंधित नहीं है, जबकि एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक ये सबका संबंध जो है यह होम रूल लीग से है। और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया था। इसको ध्यान में रखेगा। और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है यह एनी बेसेंट के होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 131, करेक्ट कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुआ था? तो जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुआ था वह सत्यपाल और किचलू के बंदी के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए जो है यह इकट्ठा हुए थे। याद रखिएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट चलते हैं आपका 132, करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की असफलता के बाद यह स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में और यह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद यह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने यह स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, यह गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 134, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह सबसे पहले किसने किया था? तो यह कोपरनिकस ने, ठीक है, कोपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यह सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो यह सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका, जबकि क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु ये सब सौरमंडल का भाग होता है, जबकि निहारिका जो है यह सौरमंडल का भाग नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट कि दक्षिणी गोलार्ध में
सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वह कब होता है? यह 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। और सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में वहां पर सबसे छोटा दिन होगा 21 जून को। और सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? यह कार्डमम की पहाड़ी, और कार्डमम की पहाड़ी को ही इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भी यह कार्डमम की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट कि सतलज तथा काली, सतलज तथा काली, ठीक है, सतलज तथा काली को यह कौन सा हिमालय कहते हैं? तो सतलज और काली के बीच के हिमालय को कहेंगे कौन सा? यह कुमायूं हिमालय कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 139। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यह पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पंपास के नाम से जाना जाता है। और इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के दक्षिण भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंगा नदी के जो है किनारे सबसे बसा शहर जो है यह कानपुर है, इसको ध्यान में रखिएगा। कानपुर के बाद पटना, पटना के बाद वाराणसी, उसके बाद इलाहाबाद। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा कानपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका 141। 141 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कराए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? यह कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र जो है यह कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और यह मलबन क्षेत्र, ये सब में जो है प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। जबकि कैम्बे के खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नीदरलैंड में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय यह एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित है। और यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, ग्रीन पीस। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को यह किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना यह किसने यह प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा टांसले ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो यह धान का खेत, ठीक है, यह क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 145 करें कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में यह विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? यह घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, आपका सी। यहाँ पे क्या हो गया? घास हो गया उत्पादक, टिड्डा हो गया प्रथम उत्पादक, और मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और तृतीय उपभोक्ता कौन हो गया? यह हो गया सर्प, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है करेक्ट कि 146 नंबर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषक स्तर में यह स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? यह घटती है। क्या होती है? घटती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? यह अंटार्कटिका में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 148। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? यह जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु यह ऊर्जा कार्यक्रम के जनक जो माना जाता है वह किसको माना जाता है? यह मानते हैं किसको? JH भाभा को, ठीक है, HJ भाभा को मानते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज का जो होगा करेक्ट कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात जो है वह 918 है। जबकि भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो ये 943 है भारत के लिंगानुपात, और बिहार के लिंगानुपात 918 है। तो आज जो है सेट आपका 2 यहाँ कंप्लीट होता है। फिर सेट नंबर 3 अगले वीडियो में आएगा।
चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।